पंजाब हुकूमत का आइंदा बरस पंजाब भर में बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में बसंत मनाने की उसूली इजाजत दे दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस साल अक्टूबर से पतंगों डोर की तैयारी और प्रोडक्शन का आगाज किया जाएगा। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाजत देने के लिए इंतजामी प्लान तैयार कर लिया गया है। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खसूसी लाएमल तश्कील दिया गया है। बसंत त्यौहार के इनेकाद के लिए पंजाब हुकूमत बाकायदा कानून साजी करेगी। आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में सूबा भर में मुनज़्ज़म अंदाज में बसंत मनाई जाएगी। पतंगबाजी के हवाले से हिफाजती इक़दामात और ज़वाबित कानून का हिस्सा होंगे। बसंत त्यौहार के लिए नामज़द मकामात और क़वानीन ज़वाबित का ऐलान जल्द मुतवक्के है। तो पंजाब हुकूमत का आइंदा बरस पंजाब भर में बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में बसंत मनाने की उसूली इजाजत दे दी है। इस साल अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और प्रोडक्शन का आगाज किया जाएगा। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 9 रोज़ा हड़ताल में अरबों का नुकसान। शहर की तमाम तिजारती मंडियां शदीद मुतासर हुई हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने से मंडियों में भी मंदा हो गया। हड़ताल खत्म होने से ताजिरों ने भी सुख का सांस लिया। तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 9 रोज़ा हड़ताल में अरबों का नुकसान हो गया। शहर की तमाम तिजारती मंडियां शदीद मुतासर हुई। इस हवाले से बात करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, 9 रोज़ की जो ट्रांसपोर्टर की हड़ताल थी, उससे लाहौर की जो तजारती मंडियां हैं वो भी शदीद मुतासर हैं, वो हुई हैं। और ताजर बरादरी की जानिब से जो फिगर दिए गए हैं उस फिगर के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो तजारती सामान लेकर दीगर शहरों में जाती हैं, जबकि 25,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो तजारती सामान लेकर दीगर सूबों से लाहौर आती हैं। लेकिन 9 रोज़ में जो लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं वो मुतासर हुई, जिससे ताजर बरादरी जो है वो अरबों का नुकसान उसे उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के जो दीगर शहरों से माल है वो नहीं आ सका। तो इस हवाले से जो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं इमरान बशीर मौजूद से बात भी करेंगे। जी इमरान साहब, क्या कहेंगे? 9 रोज़ की हड़ताल थी ताजर ट्रांसपोर्टर की, तो ताजर बरादरी कितना नुकसान उठाया इसने? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सिटी 42 का। सिटी 42 ने हमेशा ही पहले आवाज़ उठाई है ताजरों के लिए। मैं हमेशा ही सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ। सईद भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस 9 दिन के अंदर हमारे साथ बड़ा तावन किया, आप हमारी आवाज़ बने। आपको पता है 25,000 छोटी से बड़ी गाड़ियाँ लाहौर से बाहर ताजरों का सामान लेके जाती हैं और 25,000 गाड़ियाँ जो दूसरे सूबों से लाहौर के अंदर एंटर होती हैं। ये रिकॉर्ड पूरे लाहौर की इंतज़ामिया को पता है। लेकिन 9 दिन के अंदर लाहौर चैम्बर के कान के ऊपर यूं भी नहीं रिंगी। लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मैंने उनके आगे अपील भी की, वो गैर मुल्की दौरे पे सैल सपाटा करने गए हुए थे। अब जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ ताजरों का, उसका कौन जिम्मेदार है? हम ताजरों ने अपने तौर पे आवाज़ उठाई, जिसके ऊपर ये रिलीफ मिला। 45 दिन के लिए ये हड़ताल को मुखर किया गया। जो अरबों रुपए का ताजरों का नुकसान हो गया, जो दुकानें छोटे ताजर हैं जिन्होंने रोज़ सामान भेजना होता है और उनकी पेमेंटें उनको मिलनी होती है, उसका कौन जिम्मेदार है? जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं वो इकट्ठे होकर लाहौर चैम्बर को अपना बड़ा मानते हैं, उसको वोट देते हैं। आज आपने देखा होगा लाहौर के अंदर आपको कितनी गहमा गहमी नज़र आ रही है। बाहर से ताजर आ रहे हैं। अगर कोई ताजर अपने तौर पे यहाँ से सामान लेके जाता है तो उसको इंतज़ामिया तंग करती है। इसीलिए जो कंटेनर वगैरह को लोग सामान देना आसान समझते हैं। मेरा लाहौर चैम्बर से ये गिला था कि वो सिर्फ पेंट कोट पहन के एसी वाले कमरे में बैठना चाहते हैं। ये हमेशा काम जो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप है उसने ही हमेशा ताजरों की आवाज़ बनी है, जिसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये हड़ताल को मौखर करवाया है। अगर आपने सिटी 42 ने देखा हो कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया होता तो ये 2 दिन से ऊपर हड़ताल नहीं जानी थी। सर, ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना कारोबार है वो मुतासर हुआ है? कारोबार तो अरबों रुपए का कारोबार जो है मुतासर हुआ है। आपको पता है कि लोगों ने अपना सामान जो है वो भिजवाना है बाहर के शहरों में, कस्टमर ने आना है हमारे पास और हमने अपने सामान उनको बिल्टी करवाना होता है, जिसकी वजह से ताजरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। इमरान भाई ने बात ठीक की है कि जो हमारे बड़े हैं चैम्बर के सदर साहब हैं वो तो गए हुए हैं बाहर मुल्की दौरों पे, तो उनको गरीब अवाम के वोट तो वो ले लेते हैं लेकिन उनके मसाइल वो हल नहीं करते। तो ये शुक्र है कि ताजरों की काल के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक को ख़त्म किया है उन्होंने, तो इंतजामिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, अपडेट कर रहे थे।
फैसल चौक में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज कारकुनान की कसीर तादाद ने गुज़िश्ता रात मॉल रोड पर गुजारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, दीगर रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हुए। पेट्रोल से लेवी खात्मे समेत मुख्तलिफ मुतालबात सामने रखे गए हैं। तो फैसल चौक पर पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का आज दूसरा रोज है। कारकुनान की कसीर तादाद गुज़श्ता रात मॉल रोड पर गुजारी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। सुबह ही अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान समेत मरकजी, ज़िलई और सूबाई क़यादत ने माल रोड चेरिंग क्रॉस का विजिट किया। यहाँ पे कारकुनान से मुलाकात की। मुतालबात की अगर बात की जाए तो इनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमत को 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जाए, रोटी का रेट 10 रुपये किया जाए, IPPs के साथ जो पुराने मुआहदे हैं इसे ख़त्म किया जाए, बिजली सस्ती की जाए। लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कब तक ये धरना जारी रहेगा? लाहौर की सतह पे या मरकज़ी सतह पे कोई मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक कि नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ जो हमारा धरना है, ये तीसरा मरहले में हमारी तहरीक दाखिल हो गई है और हमने इस बात का और इस अज़म का इज़हार किया है कि चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर यह धरना जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये मुतालबे तस्लीम नहीं किए जाते। इस मुतालबे को मनवाने के लिए हमारे पास लॉजिक मौजूद है, हमारे पास मंतक मौजूद है कि ये जो लेवी है ये सरासर नाजायज़ है। पिछले साल जो IMF का 24वां प्रोग्राम था उसमें ये तय हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी दी थी कि हम 14,000 अरब रुपए इस लेवी की मद में इकट्ठा करेंगे जिससे हमारे खसारे में कमी वाक़या होगी। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि पिछला जो माली साल था उसमें 14,000 की बजाय 15,000 अरब रुपए इकट्ठे किए, यानी 1,000 अरब रुपया ज़ायद इकट्ठा हुआ है। अच्छा, अभी धरने से मुतालिक बताएं, अभी कोई एक पीक टाइम भी रखा हुआ है? शाम 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के बाद एक सिविल सोसाइटी प्लस जमात कारकुनान इसमें मजीद शिरकत करेंगे? ये 4 बजे इंशाल्लाह हमारा पीक टाइम शुरू होगा और वो 10 बजे तक जारी रहेगा। इसमें ताजर तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे, किसानों के नुमाइंदे शरीक होंगे, वकला का एक सेगमेंट है वो भी शरीक होंगे, तालिब इल्म भी शरीक होंगे और ये इसकी जो वसअत है ये बढ़ती चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आने। हुकूमती नुमाइंदगान ने कोई रब्ता किया है, उसमें कोई पॉजिटिव कोई पेशरफ्त है? नहीं, हुकूमती नुमाइंदगान ने कोई रब्ता नहीं किया। हमें मालूम हुआ है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पेट्रोलियम लेवी के बारे में मुज़ाकरात करने के लिए, एक कमेटी कायम की है वज़रा पर मुश्तमिल। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कमेटी जो है वो सिर्फ ब्रीफिंग देगी और जिस तरह की ब्रीफिंग इन्होंने देनी है वो हमारे पास पहले से मौजूद है। हम इस्लामाबाद जाने के लिए मेरे जमात ने इनकार कर दिया कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। यहाँ पर धरने में आए, यहाँ पर बात करें, हम दलाइल के साथ साबित करेंगे किस तरह ये पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। जी, गुफ्तगू इनकी सुनी, एक ही मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए, पेट्रोल का रेट कम से कम 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किया जाए। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर तमाम जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जब तक इनके अवामी मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना दिए रखेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अबू बकर रहे थे। अंदरून लाहौर तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अज़्म, हुकूमत का सरकारी हवेलियों और तारीख़ी जायदादों को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सपोर्ट करने का फैसला सामने आया है। इमारात की बहाली, सियाहत और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़, सरकारी असासों को मौसर इस्तेमाल में लाया जाएगा, जबकि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी तारीखी इमारत की मुकम्मल बहाली और तज़ीन व आराइश भी कराएगी। मुख्तलिफ महकमों में बिखरी जायदादों को एक इदारे के इंतज़ाम में लाकर मौसर मैनेजमेंट यकीनी बनाई जा सकेगी। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, अंदरून लाहौर में बेशतर बल्कि बहुत सारी ऐसी सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हुकूमत पंजाब की मलकियत हैं, जिनमें तारीखी हवेलियाँ और मुख्तलिफ जो तारीखी इमारतें हैं वो शामिल हैं, लेकिन वो खस्ता हाली का शिकार हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि ऐसी तमाम जायदादें जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बिलोंग करती हैं, इन तमाम जायदादों को जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के स्पुर्द किया जाएगा। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के स्पुर्द करने के जो मकासद हैं वो ये हैं कि ना सिर्फ
تاریخی عمارتوں کی بحالی کو مکمل کیا جائے گا بلکہ سیر و سیاحت کے فروغ اور پنجاب حکومت کی جو پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ غیر استعمال شدہ ہیں ان کو استعمال میں لا کر آمدن بھی بڑھانا ہے. آپ کے بتائیں کہ وال سٹی اتھارٹی ایسی تمام عمارتوں کی بحالی کے حوالے سے نہ صرف کام کرے گی بلکہ سیر و سیاحت کی ترویج کے لیے بھی کردار ادا کرے گی. تاہم اس حوالے سے تمام تر جو امور ہیں ان کو نپٹانے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. بورڈ آف ریونیو کو باقاعدہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ایسی جو بھی جائیدادیں جو کہ وال سٹی کے اندر موجود ہیں اور ان کی ملکیت حکومت پنجاب کی ہے, خواہ وہ خستہ حال ہیں یا جو ہے وہ قابل استعمال ہیں, تو ایسی تمام عمارتوں کو وال سٹی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے. بلکہ اس حوالے سے اس کے 3-4 جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ساتھ میں مینشن کیے گئے. آپ کو بتائیں کہ نہ صرف تاریخی عمارتوں کا حسن بحال کیا جائے گا, سیر و سیاحت کو فروغ ملے گا اور پنجاب حکومت کی جو آمدن ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکے گا اسی حوالے سے, اور تمام عمارتوں کے حوالے سے مؤثر نگرانی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا. اور اس حوالے سے وال سٹی نے باقاعدہ ورکنگ کا آغاز کیا ہے. بہت شکریہ. کہ لاہور پولیس کی ٹارگٹ کلنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خصوصی رپورٹ مرتب کر لی ہے. ٹارگٹ کلر ریحان فیاض پر طارق نے 6:38 پر بادامی باغ میں فائرنگ کی. خانے چوک کے قریب ٹارگٹ کلرز نے سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کو شہید کیا. پولیس کا بتانا ہے ٹارگٹ کلرز نے حملے میں کلاشنکوف استعمال کی. رکشے میں سوار ہو کر 16 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کیا. ٹارگٹ کلر 7:59 پر کل عدم تنظیم کے مرکز کے باہر پہنچے. باپ بیٹے سمیت 3 ملزمان نے پمپ پر کھڑے کانسٹیبل پر 7:59 پر فائرنگ کی. اس رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں جان لیتے ہیں عرفان ملک سے. جی بتائیے گا. آپ کو بتائیں 13 اگست کی رات کو لاہور میں جو پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا, اس حوالے سے حساس اداروں کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ٹارگٹ کلر ریحان بٹ فیاض اور طارق نے 6:38 پر بادامی باغ میں فائرنگ کا واقعہ رونما کیا, اور اس میں پیشے خان چوک کے قریب ٹارگٹ کلر نے سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کو شہید کیا. اس کے بعد ٹارگٹ کلر حملے میں جو استعمال ہونے والی کلاشنکوف سمیت رکشے میں سوار ہو کر 16 کلومیٹر کا انہوں نے سفر طے کیا, جو کہ ٹارگٹ کلر 7:59 کے اوپر یہ کالعدم تنظیم کے مرکز کے باہر پہنچے تھے ملتان روڈ کے اوپر. باپ بیٹے سمیت تینوں ملزمان نے پیٹرول پمپ پر کھڑے ہو کر 7:59 پر فائرنگ کر دی تھی. کانسٹیبل کے گرنے کے بعد ایک مسلح کلر جو تھا اس کی جانب سے اس کے اوپر کھڑے ہو کر گولیاں برسائی گئیں. ملتان روڈ سے فرار ہوتے ہوئے ٹارگٹ کلر فیضان اور سڑک پر 7:59 پر ہوائی فائرنگ بھی کی گئی. یہ اس رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے, جس میں بتایا گیا کہ 9:03 پر ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کی ختمی لوکیشن ٹریک کر لی گئی تھی. ٹارگٹ کلر کی واردات باقاعدہ منصوبہ بندی تھی, یہ کہنا ہے اس رپورٹ میں, جس میں بتایا گیا کہ اس کی لوکیشنز اور باقاعدہ ان کا وقت کا تعین کیا گیا تھا کہ کس وقت ان کو فائرنگ کی جائے گی, ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا. ٹارگٹ کلر کے نیٹ ورک کے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق قریب پہنچ چکے ہیں, اور جلد جو اصل ملزم ہے تاریخ گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی. جی خان ملک, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. شہر کی 2 ایم ڈویژنز میں ایس پی تعیناتی کے منتظر. ایس پی آپریشن کینٹ اور ایس پی آپریشن صدر کی خالی سیٹ پر تعیناتی نہیں ہو سکی. دونوں ڈویژنز میں ایس پی انویسٹیگیشن کو اضافی چارج دے کر کام چلایا جا رہا ہے. ایس پی آپریشنز نہ ہونے سے کینٹ اور صدر ڈویژن کے انتظامی امور متاثر ہیں. ایس پی آپریشنز کی سیٹ خالی ہونے سے سالین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. ایس پی کینٹ آپریشنز کی سیٹ اختر نواز, صدر کی سیٹ شاہ رخ کے تبادلے پر خالی ہوئی تھی, تو شہر کی 2 ایم ڈویژنز میں ایس پی تعیناتی کے منتظر ہیں. ایس پی آپریشنز کینٹ اور ایس پی آپریشن صدر کی خالی سیٹ پر تعیناتی نہیں ہو سکی ہے. دونوں ڈویژنز میں ایس پی انویسٹیگیشن کو اضافی چارج دے کر کام چلایا جا رہا ہے. ایس پی آپریشنز نہ ہونے سے کینٹ اور صدر ڈویژن کے انتظامی امور بھی متاثر ہیں. اور پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کے لیے 8 ماہ بعد اچھی خبر ہے. آج پنجاب نے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کی ترقی کا اجلاس 18 اگست کو طلب کر لیا ہے. مزید اس پر بات کریں گے. علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں. جی علی ساہی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سب انسپیکٹر رینک کے افسران کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئی جی پنجاب کی تو انسپیکٹر رینک کا ہے. ایڈیشنل آئی جی پنجاب کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا, جس میں 250 سے زائد انسپیکٹر کی خالی سیٹوں پر 600 سے زائد سب انسپیکٹر جو ہیں
वो कंसिडर किए जाएंगे। गुज़िश्ता जो साबिक IG पंजाब थे डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी जानब से आखिरी तरक्कियाँ दी गई थी और मौजूदा IG पंजाब की जानब से इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें अली ट्रेनिंग ना करने वाले जो अफसरान थे उनकी तरक्कियाँ फ्रीज की गई हैं। अब ये सारा मामला जब सॉर्ट आउट हुआ है तो IG पंजाब की जानब से कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ रैंक अफसरान जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे और मेरिट का पूरा करने वाले सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के रैंक पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। जी अली साही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट ने जमींदार की गैर कानूनी हिरासत से 15 मजदूरों को बाजियाब करवाकर रिहा कर दिया है। रिहा होने वालों में मर्द और खातीन मजदूर शामिल हैं। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम की अदालत में जिम्मेदार के हिरासत से बाजियाब करवाए गए 15 मजदूरों की बाजियाबी के मुताबिक केस की समाअत थी, जिसमें अदालत ने इन तमाम जो मजदूर हैं उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। रिहा होने वालों में मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुज़ार खातून जो हैं उनकी जानिब से वकील ने यह मौक़िफ़ तैयार किया कि ये खातून के जो अजीज़ो कारब हैं इनको जिम्मेदार ने अपने हिरासत में रखा हुआ है, गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है और उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि जो जिम्मेदार का वकील था उसका मौक़िफ़ ये था कि ये अपनी मर्जी से वहाँ पे काम करें और इन्होंने एडवांस रकम भी ले रखी थी और अपने एक मुआहदे के तहत ये वहाँ पे काम करें, उनसे जबरी मशक्क़त नहीं ली जा रही। ताहम अदालत ने दोनों फरीक के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद बाजियाब होने वाले तमाम मर्द और ख़वातीन को रिहा करने का हुक्म दिया है। जी मलिक अशरफ, लाहौर हाईकोर्ट बार की लाइफ मेंबरशिप फीस में भी इजाफा किया गया है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, कितना इजाफा हुआ है फीस में? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं उनकी जो लाइफ मेंबरशिप फीस है उसमें इजाफा किया गया है और ये फीस जो कि पहले 6,000 रुपये थी अब वो बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है, यानी 100% उस फीस में इजाफा किया गया है। और इस बारे से लाहौर हाईकोर्ट बार की जो जनरल हाउस इजलास है उसमें ये करारदाद मंजूर की गई थी, जिसकी रोशनी में लाहौर हाईकोर्ट बार की लाइफ मेंबरशिप फीस में नजरसानी करते हुए जो फीस है वो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। और अब 24 अगस्त से जो नई फीस है उसका इतलाक होगा, यानी कि 24 अगस्त से जो नए आने वाले वकला हैं जो लाहौर हाईकोर्ट बार के मेंबर बनना चाहते हैं, उसके वकील बनना चाहते हैं, उनको 12,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप फीस देना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सेशन कोर्ट में सहूलत सेंटर को मजीद फाल कर दिया गया है। वकला को जेल से अपने मुलजिम से वकालतनामे में दस्तखत की सहूलत फराहम। रोजाना 350 मुलजिमान के दस्तखतों से वकालतनामे भिजवाए जा रहे हैं। वकालतनामों के लिए एक एक वार्डन की ड्यूटी लगाई गई। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, इस मामले पर आगाह करेंगे। जी शाहीन। जी सेशन कोर्ट में सहूलत सेंटर को मज़ीद फाल जो है वो कर दिया गया है। अब एक अलग काउंटर जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। वो काउंटर वकला के लिए बनाया गया है ताकि वकला के जो वकालतनामे हैं वहाँ पर जमा हों और जो जेलों में मुलजमान बंद है उनसे दस्तखत कराकर वकला को वकालतनामे जो है वो दिए जा सके ताकि वो उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो दायर कर सकें। सहूलत सेंटर के अंदर रोज़ाना 5,000 के करीब वो वकला हैं या साहिलीन हैं, वो यहाँ से FIR और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से हासिल करते हैं। इस सहूलत सेंटर के अंदर तमाम जजों के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी को किसी भी एहलकार के हवाले से मालूम करना होता है तो वो यहाँ सहूलत सेंटर में आकर जज के हवाले से मालूम करते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो पुराने हैं और पुराने केसों में फ़ैसले जिनके हो चुके हैं उनके जो एहलकार हैं जिनके बारे में मालूम करना होता है कि केस का क्या बना अब तक, उस हवाले से जो सहूलत है वो भी यहाँ पर सेंटर से दी जा रही है। छुट्टियों के बाद इस सेंटर को मज़ीद फाल जो है वो कर दिया जाएगा और वकला का जो काउंटर है बाकायदगी से सेशन कोर्ट में अलग से काम कर रहा है। शाहीन अतीक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी क्लिनिक भी खत्म कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल में प्रोग्राम्स का अमला जर्नल पूल में ही डाल दिया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। महकमा सेहत व आबादी का एक और खौफनाक और होलनाक किस्म का मोहलिक तजर्बा पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया गया है। न सिर्फ महकमा सेहत व आबादी की जानिब से एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स जो कि कई दिहाइयों से जो वो कामयाबी से चलाए जा रहे थे और उनके ज़रिए
जो एड्स के, इसके साथ साथ HIV के और हेपेटाइटिस B, C और इसके साथ जो TB के मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा जारी था। अब ये प्रोग्राम्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इनको तमाम प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके CDC का हिस्सा बना दिया गया है। इनका जो सूबाई प्रोग्राम्स का जो डायरेक्टोरेट था वहाँ से भी मुलाजमीन को फ़ारिग किया गया है, जबकि फील्ड से भी सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं वो फ़ारिग भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस तजर्बे के साथ साथ हेपेटाइटिस, एड्स और TB कंट्रोल प्रोग्राम के जो क्लिनिक्स थे तमाम डिस्ट्रिक्ट और बाज़ तहसील अस्पतालों में, उन क्लिनिक्स को भी ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे जो है वो अब तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों की इंतज़ामिया को ये हिदायत की गई है कि वो TB के लिए और इसी तरह हेपेटाइटिस और एड्स के लिए जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स थे, जो कमरे मुख्तस किए गए थे जहाँ पे सिर्फ इन्हीं मरीज़ों का इलाज होता था, उन पे फौरी तौर पे जो है वो वाइट वाश किया जाए और उनको जो है वो अब आम अस्पताल के जो बाकी कमरे हैं उन्हीं के साथ जो है वो उसका हिस्सा बनाया जाए। जबकि जो एड्स, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल प्रोग्राम के मरीज़ हैं वो अब आम आउटडोर में दीगर मरीज़ों के साथ ही उनका भी चेकअप होगा, जिससे जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि एक बड़े पैमाने पर जो है वो एड्स, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल जो है वो उसमें नाकामी का ख़तरा जो है वो नज़र आ रहा है और इन तीनों मुहलक अमराज के फैलने का भी संगीन खतरा है, क्योंकि आम पेशेंट के साथ जब इनको मिक्सअप किया जाएगा ख़ास तौर पे TB को, तो उसके फैलने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा जब प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए तो उसके साथ ही जो एड्स, हेपेटाइटिस और TB के मरीज़ों को जो खुसूसी अद्वियात की फराहमी का निज़ाम था वो भी ज़मीन बोस हो गया है और अब उसका भी कोई मैकेनिज़्म डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब यही पेशेंट जो हैं वो आम मरीज़ों के साथ ही ट्रीट होंगे, उन्हीं के साथ अब इनका भी चेकअप और इलाज होगा। इनके लिए कोई अलग से कोई इनकी जो प्राइवेसी है उसको इंटैक्ट रखने के लिए जो है वो कोई बंदोबस्त अब डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पतालों के लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि सूबाई सतह के ऊपर ये ख़त्म होने के बाद अब इनका कोई भी वली वारिस बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए मुसलसल 5वां इजलास हुआ है। इजलास में मुतल्लिका हुकाम और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चकवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मरी के अजला में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनद डेटा मुरतब और तस्दीक करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला का मरी में भी पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक मुहैया करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की रुझान में ब्यूटिफिकेशन और दीगर प्रोजेक्ट्स लाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मरी में वाटर सोर्स पर काम करने का हुक्म भी सामने आया। तो इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस इजलास में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए मुजव्वज़ा इक़दामात का जायजा लिया गया है। ज़ेरे तामीर नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। टीपा और कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्लाजे के ग्राउंड लेवल की फाइनल टॉप स्टोरी की स्लैब डाल दी है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं दुर्र नयाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा जो कि ज़ेरे ज़मीन 3 फ्लोर्स हैं, उसके बाकी 2 फ्लोर्स की तो स्लैब मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन ये फाइनल स्लैब जो कि ग्राउंड लेवल पे थी इसको अब मुकम्मल कर लिया गया। इसको टॉप लेवल का स्लैब कहते हैं और इस हवाले से अब इसके ऊपर जो है फिनिशिंग मेंटेनेंस का काम होना बाकी है। ताहम जो पार्किंग प्लाजा की ऑफिशियल टाइम है वो अक्टूबर के आखिर में इसको मुकम्मल किया जाना है। इसी हिसाब से देखा जाए तो फिनिशिंग का काम अगर तेज़ किया जाता है तो इस मनसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जा सकता है। ताहम अभी भी 2 से 3 माह दरकार होंगे। इस हवाले से टीपा और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्लानिंग मुकम्मल कर ली है और कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होते ही, ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट होते ही फिनिशिंग की तरफ काम तेज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। तालीमी बोर्ड्स में बच्चों की मार्किंग का तरीक़ेकार तब्दील करने का फैसला किया गया है। मजमूई जायजे के बजाय हर सवाल के नंबर्स की वाज़ेह स्ट्रक्चरिंग की जाएगी। रूब्रिक्स मार्किंग के जरिए तलबा को हर सवाल के मुकम्मल नंबर हासिल करने का मौका मिलेगा, जबकि सवालिया पर्चों की तैयारी बेहतर बनाने के लिए पेपर मार्कर से भी फीडबैक लिया जाएगा। पेपर मार्कर सवालात और मार्किंग के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स बोर्ड में जमा करवाएंगे। नए मार्किंग तरीक़ेकार पर अमल दरामद दूसरे सालाना इम्तिहान से होगा। तालीमी बोर्ड के नताइज को आलमी सतह पर काबिल कबूल बनाना हदफ है। बोर्ड हुकाम का ये कहना है इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और मार्किंग के मेयार को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तो तालीमी बोर्ड में पर्चों की मार्किंग का तरीक़ाकार तब्दील करने का अब फैसला किया गया है। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन का अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए बड़ा इकदाम।
457 स्कूलों में ECE कॉर्नर बुक लाइब्रेरीज कायम करने का फैसला किया गया। कॉर्नर बुक लाइब्रेरीज के लिए फी स्कूल 25,000 रुपए के फंड जारी किए गए हैं। मुंतखब स्कूलों के नॉन सैलरी बजट अकाउंट्स में 25,000 फी स्कूल मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। स्कूलों को ECE कॉर्नर के लिए कम अज कम 50 मुख्तलिफ किताबें खरीदने की हिदायत की गई है। ECE कॉर्नर की किताबें बक्टा की मंजूर शुदा फहरिस्त से खरीदना लाजमी करार दिया गया है। किताबों के इंतखाब में ECE के 5 तालीमी शोबों को कवर करने की हिदायत की गई है। ज़ाती, समाजी और जज्बाती नशोनुमा, ज़बान और ख़वानगी और बुनियादी रियाजी शामिल है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में साल 2026 के फेज 2 दाखिले शुरू हो गए हैं। GCU, BS, MS, MPhil और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। मुंतखब BS प्रोग्राम्स में दाखिले लेने वाले तलबा के लिए 60% स्कॉलरशिप दस्तियाब है। दाखिला दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 19 अगस्त मुकर्रर है। मुख्तलिफ शोबाजात में MS प्रोग्राम्स के अलावा एक साला वीकेंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी शामिल। BS प्रोग्राम्स में दाखिला इंटरमीडिएट पार्ट 1 या मुसावी नंबरों की बुनियाद पर होगा। BFA प्रोग्राम्स के उम्मीदवारों के लिए एंट्री टेस्ट 22 अगस्त को होगा। BS फिजिक्स एजुकेशन के उम्मीदवारों के लिए 22 अगस्त को टेस्ट फिजिक्स एफिशिएंसी होगा। फाउंडेशन खातीन ट्रस्ट के ज़ेर तमाम 60 मुस्तहिक बच्चों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। तकरीब का अहवाल बता रही हैं समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, 60 दुल्हनें, 60 खानदान और एक नई जिंदगी का आगाज। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी बेटी की शादी देखना एक यादगार लम्हा होता है, लेकिन आज के दौर में माली मुश्किलात के बायस थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अल-खिदमत ने सबके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की है और इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ नाइब सदर साइमा शबीर साहिबा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? क्या सामान उन्हें फराहम किया जा रहा है, क्या तोहफे दिए जा रहे हैं ताकि उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके? जी बहुत शुक्रिया। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का कम्युनिटी सर्विसेज का शोबा है, जिसके तहत हम आज ये तकरीब सजा के बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 60 बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया है और उन्हें बेसिक गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें बर्तन भी हैं, कपड़े भी है, क्रॉकरी भी है और बेड सेट्स भी हैं। और हमारी बस कोशिश ये है कम्युनिटी सर्विसेज के तहत कि कोई भी बच्ची सिर्फ सामान की वजह से अपने घर की दहलीज पर बैठी ना रहे और वो बाइज्जत तरीके से अपने घरों से रुखसत हो सके। यहाँ पर ना सिर्फ हमने उनको सामान फराहम किया, बल्कि उनकी यहाँ पर हमने प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी एहतमाम किया हुआ था और हमने यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बुलाई हुई थी। और इस तरह से हम ना सिर्फ उन्हें सामान भी मुहैया कर रहे हैं, बल्कि उन्हें आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए मुअस्सर टिप्स भी दे रहे हैं। गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और यहाँ पर ना सिर्फ उन्हें ज़िंदगी का बुनियादी अशिया ज़रूरिया का सामान फराहम किया जा रहा है, बल्कि तोहफे भी दिए गए हैं और यहाँ पर प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी इनेकाद किया गया है। और इनका यही कहना है कि जहेज़ की वजह से या सामान की वजह से कोई भी बेटी अपने घर की दहलीज पर ना बैठी रहे, बल्कि उनको इज्जत के साथ आज यहाँ से रुखसत किया जा रहा है। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मॉल रोड पर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम 4थी पब्लिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे अफशान रिजवान। जी अफशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में, जहां पे 4th कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। नायाब मादनियात जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं उनके हवाले से ये कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है। मज़ीद हमारे साथ मैम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मैम, हम बताइएगा, इट्स द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनिंग, इस हवाले से बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में कितने राय अमल जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, माहिरीन भी के अंदर थे, पॉलिसी साजी करने वाले भी इसके अंदर थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे तलबा और तालबात भी इसके अंदर मौजूद थे। तो इस हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने तकरीबन रेयर अर्थ मिनरल्स के हर पहलू को फोकस किया है, जिसमें पॉलिसी मेकर्स से लेकर जियोलॉजिस्ट, प्राइवेट कंपनी ओनर्स जो हैं मिनरल कंपनी के, उनको भी बुलाया। उनकी अलहदा से एक हडल रखी है हमने। एक पॉलिसी हडल का सेशन है हमारा, जिसमें पॉलिसी मेकर्स आएंगे। इसके अलावा जो लीगल फ्रेमवर्क है उस पर डिस्कशन के लिए भी हमारे पास वकला हज़रात की डिस्कशन मौजूद है। एकेडेमिया से हम लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखवाए हैं, जिनके 2 सेशंस हैं, उन्होंने रिसर्च की है, उनके पेपर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे ऐवान से भी एहसन इकबाल साहब सुबह उन्होंने इनॉग्रेट किया है और इंशाल्लाह कंक्लूडिंग सेरेमनी में स्पीकर पंजाब असम्बली भी आ रहे हैं। अफशान रिजवान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।